साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह उक्ति आज पाकिस्तान पर पूरी तरह फिट बैठती है और गले की फांस बन गया है पाकिस्तान का आतंकवाद उसके स्वयं देश पर। साथियों, आज आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में विश्व में कुख्यात पाकिस्तान अपने ही पाले पोसे आतंकवादियों से पूरी तरह बुरी तरह घिरा दिखाई देता है। आतंकवाद का यह नासूर उसके लिए कितना घातक बन रहा है, उसी से संबंधित आज का मेरा यह वीडियो है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और जो भी सामग्री प्रस्तुत करता हूं आपके सामने शेयर भी कीजिएगा। साथियों, हाल ही में आई जो है GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 5 GTI की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ग्रसित है। GTI की इस रिपोर्ट को IEP यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने प्रकाशित किया है और यह रिपोर्ट दुनिया भर के 163 देशों में हुई आतंकवादी घटनाओं में मरने वाले घायलों और इसके असर के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में बताती है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि 2024 के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 45% की भारी बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान TTP ने पाकिस्तान में 482 हमले किए हैं और इसमें 558 लोगों की जो है मौत हुई है और 2011 के बाद यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। यानी 2011 के बाद वहां पर आतंकवादी घटनाओं में तेजी आई है। साथियों, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान TTP को मदद दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस तरह के आरोपों को हमेशा खारिज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 517 आतंकवादी हमले हुए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर जो है 1099 हो गया है। GTI की रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान में किसी साल में 1000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इस्लामिक मुल्क की हालत कितनी खराब है, बदतर है। साथियों, पाकिस्तान की कोड़ में खाज का काम अभी हाल में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के द्वारा किया गया, जबकि उसने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, पाकिस्तान की ट्रेन को, और BLA ने 214 बंधकों को मारने का दावा किया है, जबकि उसने अपने 12 लड़ाकों के मारे जाने की बात कबूल की है। हालांकि इस बारे में कोई, ये जो घटना हुई है, इस बारे में न तो पाकिस्तानी सेना के दावों की और ना ही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के दावों की कोई स्वतंत्र रिपोर्ट्स सामने आई है। यानी ये जो है इसका अभी कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। इसके कुछ दिन के बाद ही पुनः पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाके बलूच लड़ाके जो है फिर उन पर उन्होंने घातक हमला किया और BLA ने दावा किया कि उसने इस सुसाइड अटैक में कम से कम 90 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। और पाकिस्तान की सरकार ने इस आंकड़े को सिर्फ 7 बताया है, यानी 7 ही पाक सैनिक इस सुसाइड अटैक में मारे गए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान ने इसका दोष जो है भारत पर मढ़ा था और हर बार की भांति इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी और भारत ने इसे एक निराधार जो है उनकी पाकिस्तान की इस आरोप को निराधार बताया। साथियों, संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना पर हाल ही में हुई बहस के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से विश्व का ध्यान भटकाने की जब कोशिश की, तो भारत ने उसे तुरंत खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और यह पाकिस्तान की फितरत रही है कि वह बराबर जम्मू कश्मीर के मसले को उठाता रहा है। दुनिया अपने देश के हालात को छिपाने के लिए।
बीएलए के अलावा पाकिस्तान अभी 3 और खतरनाक आतंकवादी गुटों, जिसमें तहरीक ए तालिबान और पाकिस्तान, जिसको टीटीपी कहते हैं, और इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएसके, और अफगान तालिबान से जूझ रहा है। ये 3 जो हैं खतरनाक आतंकवादी गुट वहां पर सक्रिय हैं। साथियों, पाकिस्तान अगर इन आतंकवादी समूहों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता तो उसके लिए अपने वजूद को बचाए रखना भविष्य में बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान आज जो है एक प्रकार से बिखरने की कगार पर है। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और बलूच संघर्ष की जड़ें जो जुड़ी हैं वो 1947 के विभाजन से जुड़ी हैं। जबकि देश के आज़ाद हुआ था तो उस समय बलूचिस्तान का प्रमुख हिस्सा रहे रियायती राज्य जो था रियासती राज्य जो था कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसे बलूच जनता जो है एक प्रकार से विश्वासघात मानती है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर एक विश्वासघात इसको बताती है। और तभी से यह विद्रोह जो है अलग अलग रूपों में सामने आता रहा है। साथियों, पाकिस्तान बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज पदार्थों का यहाँ पर भंडार है, और चीन की कंपनियां सोने और तांबों से भरे खदानों का सालों से यहाँ पर दोहन करते आ रही हैं। और ताज़ा हालात में ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन नहीं रह गया है, और यह पूरी तरह बलूच विद्रोहियों के कब्जे में आ गया है। यानी यहाँ पर जो शासन अभी चल रहा है वह बलूच विद्रोहियों का है, और पाकिस्तान का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात जो हम देख रहे हैं ठीक नहीं हैं, और वहाँ भी लगातार आतंकवादी हमले होने की खबरें सामने आती रही हैं। और वहाँ भी एक प्रकार से हम कहें कि आतंकवाद का हम इसको बोलबाला कह सकते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तान में लगातार अपने पैर पसार रहा है, और उसने कई आत्मघाती जो हैं बम धमाके धमाकों को कई आत्मघाती बम धमाकों को उसने अंजाम दिया है, जिसमें हाल ही में 18 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के एक मदरसे पर हमला भी शामिल है। तो इस प्रकार वहाँ की हालात भी बड़े गंभीर हैं। अफगान तालिबान ने हालांकि पाकिस्तान पर सीधे हमले नहीं किए हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि टीटीपी को उसका समर्थन हासिल है। यानी अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों जो है पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। फरवरी 2025 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और वित्तीय मदद देता आ रहा है। साथियों, बीएलए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं सीपीईसी में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को निशाना बना रहा है, जो बलूच विद्रोही हैं। और टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान दोनों ही जो है चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। यानी ये तीनों आतंकवादी जो गुट हैं, यह यहाँ ये सीपीईसी में चीन की जो उसका चीन का जो यहाँ पर एक प्रकार से हस्तक्षेप है, उसको ये उससे ये प्रसन्न नहीं है। और बलूच विद्रोही इसे अपनी जमीन पर पाकिस्तान के नियंत्रण को मजबूत करने की साजिश मानते हैं। इसके अलावा जबरन गायब किए जाने और गैर न्यायिक हत्याओं जैसे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी जो है अलगाववादियों की नाराजगी को बढ़ाते रहे हैं। साथियों, पाकिस्तानी सरकार का दमनकारी रवैया इस विद्रोह को और भड़काने का काम करता है। और 2024 में कराची में
चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला भी हो चुका है। इस तरह पाकिस्तान के सामने अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी लोगों की हिफाजत करना भी चुनौती बना हुआ है। यानी चीन की ओर से दबाव है कि वह उसके नागरिकों की, उसके जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, जो कार्यरत लोग हैं, उनकी जो सुरक्षा है सुनिश्चित करे। ऐसा चीन बराबर पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा है। साथियों, आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके सामने मुसीबतों और चुनौतियों का अंबार मानो लगा हुआ है। वहां बढ़ती असुरक्षा है, सैन्य मनोबल में गिरावट है और क्षेत्रीय असंतोष से जो है आम जनता त्रस्त है। और इन सब के कारण वहाँ की हालत जो है दिन दिन प्रतिदिन जो है गंभीर होती जा रही है। साथियों, सैन्य मनोबल में गिरावट का आलम यह है कि पाकिस्तान में बढ़ते हमलों और असुरक्षा के बीच हाल के दिनों में लगभग 2500 सैनिकों ने सेना ही छोड़ दी। तो इससे ज़्यादा अ, उस देश की स्थिति का गंभीरता, उस देश की स्थिति की गंभीरता क्या हो सकती है, इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, यह गिरावट सेना की कार्य क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालती है। आज पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ही आतंकवादी हमलों का शिकार होना पड़ रहा है, और जिसमें 2024 में औसतन अगर हम देखें लगभग 7 सैनिकों की दैनिक मृत्यु दर रही है। और पाकिस्तानी तालिबान और अन्य विद्रोही समूहों के हमलों में वृद्धि ने सुरक्षा स्थिति को जो है और जटिल बना दिया है। यानी ये विद्रोही पाकिस्तानी तालिबान और जो अन्य विद्रोही गुट हैं, इनके आपस में मिलने से वहाँ की पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। और आर्थिक मोर्चे पर अगर हम देखें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में पाकिस्तान में शासन और भ्रष्टाचार के जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए एक मिशन भेजने की योजना बनाई है, जो देश की आर्थिक चुनौतियों को एक प्रकार से उजागर करता है। और जब यह IMF वहाँ पर पहुँचेगा, उसका जो मिशन है वहाँ पर पहुँचेगा, तो उससे पाकिस्तान एक प्रकार से और बेनकाब होगा। साथियों, इस प्रकार आतंकवाद है, गरीबी है, महंगाई है, और धांधली वाले चुनाव वहाँ पर हैं, नागरिक अशांति है, राजनीतिक अस्थिरता है और आर्थिक बदहाली है। ये सभी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इसकी वजह से लोग वहाँ पर घिरे हुए हैं और अपने को बहुत परेशान वहाँ पर वे मानते हैं, या कहें कि इन गंभीर समस्याओं से वे घिरे हुए हैं। साथियों, चीन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के लिए एक रक्षक रहा है, जिसने उसे अधिकांश हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की है और अभी भी कर रहा है। गोलियों से लेकर लड़ाकू विमानों तक सब कुछ चीन ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराया है। लेकिन वह इन सब की कीमत भी पाकिस्तान से वसूल कर रहा है, क्योंकि यह चीन की एक प्रकार से कहें कि फितरत में ही है कि वह कोई भी सहायता जो है उसके बदले पूरा पूरा जो पूरा उसको वसूल करता है। ग्वादर बंदरगाह को ही लें, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी CPEC का महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्वादर बंदरगाह। इस बंदरगाह का स्वामित्व वैसे पाकिस्तान सरकार के पास है, लेकिन इसका संचालन जो है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, जिसको हम कहते हैं COPHC, द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने उसे 40 साल की लीज पर यह बंदरगाह दिया है, यानी चीन को। तो साथियों, इस्लामाबाद ने कहा कि अगर चीन
ग्वादर में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान को इसके एवज में सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता देनी होगी, ताकि ऐसा करके वह भारत के साथ बराबरी का सपना जो है उसका अपना पूरा हो सके। लेकिन चीन ने इस मांग को बेतुका बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, और भविष्य की बातचीत जो है इस मामले में भविष्य में कोई ऐसी बातचीत होगी ऐसा भी कोई संकेत नहीं दिया। एक प्रकार से इस मसले को अनिश्चित काल के लिए चीन ने रोक दिया। साथियों, इसलिए जब पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के मसले पर जब तक पाकिस्तान सरकार जो है आतंकवाद के मसले पर ठोस कार्रवाई नहीं करती और वहाँ फल फूल रहे आतंकवादियों को खाद पानी देना बंद नहीं करती, तब तक उसकी हालत जो है और बिगड़ती जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद जो है पाकिस्तान को एक प्रकार से पूरी तरह जो है परेशान कर देगा और पूरी तरह से उसे तहस नहस कर देगा। और उसका जो आतंकवाद है, पाकिस्तान का जो आतंकवाद है और आर्थिक संकट और गहराता रहेगा, और हर समय उसे एक प्रकार से हम कहें डसता डसता रहेगा। साथियों, बलूचिस्तान में जारी संघर्ष इस बात की भी हमें याद दिलाता है कि जाति और क्षेत्रीय असंतोष की जो है अनदेखी कितनी कितने गंभीर परिणाम ला सकती है, यह हम देख रहे हैं। फिर चाहे वह कोई भी देश क्यों न हो, यह एक प्रकार से कहें कि पूरे विश्व के लिए एक यह सबक भी है। साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। और जैसा पहले उल्लेख किया है कि आप इसको शेयर भी करें और अपनी टिप्पणी भी दें, पसंद नापसंद मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और जैसा मैं पहले भी मैंने कहा है कि मेरी बाज़ार में कुछ पुस्तकें आई हैं जिनका लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। यदि आपको समय मिले अध्ययन करना चाहें तो कीजिएगा, अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसे ही मुझे पूरी आशा है। तो मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का हमेशा ही बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।